ये बताएं कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया विधानसभा में और उसके मुख्य प्रावधान क्या है? प्रवाल चट्टानों का विकास अक्सर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ही हुआ है और महाद्वीप के पूर्वी तट पे हुआ है। ऐसा क्यों? जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की पावर किसको? पंचायत की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की पावर। मैं कम सर। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आइए बैठिए। थैंक यू सर। अपने जनपद का या अपना नाम बताए बिना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे मूल जनपद के ही चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। तत्पश्चात मैंने भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा, तत्पश्चात उसी यूनिवर्सिटी से बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने भूगोल विषय में परास्नातक की शिक्षा महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। वर्तमान में मैं गृह जनपद में ही ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कब से हैं? ये अक्टूबर 2024। और क्या दायित्व है वहाँ आपका? वहाँ पे सर ग्राम पंचायत स्तर पे विकास योजनाओं को लागू कराना, जन्म मृत्यु नामांकन करना तथा ब्लॉक स्तर पे जितने भी ऐसे ग्रीवांश रिड्रेसल है उनको करना, लाभार्थी चयन में मेरी भूमिका है और ग्राम के विकास में प्राथमिक भूमिका है मेरी। ठीक है, तो किन किन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है उसको लागू करना? सर, ग्राम विकास में हम लोग की प्रत्यक्ष भूमिका है। इसके अलावा जिस कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि आती है वो है कि यदि किसी अन्य विभाग जो कि प्राथमिक दायित्व न होने के बावजूद अगर मैं हेल्प कर पाता हूँ तो मुझे वहाँ पे। तो आपका मूल दायित्व में कौन कौन से कार्यक्रम आ रहे हैं? मूल दायित्वों में ग्राम के अंदर स्वच्छता, लाइटिंग, इसके अलावा ग्राम में सड़क, पानी निकासी इत्यादि विकास संबंधी कार्य जो हैं वो प्राथमिक कार्य हैं। और प्रमाण पत्र जारी करना, जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और परिवार रजिस्टर को मेंटेन रखना, उसकी नकल जारी करना, जैसा अभी हाल ही में एसआईआर में। तो ओडीएफ के प्रति लोगों में उत्साह खत्म हो गया, फिर वही पुराने ढर्रे पे गांव वाले जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं सर, मेरे सड़कें डिफिकेशन फ्री हैं अभी भी? जी सर, शौचालय लगभग सभी लोग पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और सामुदायिक शौचालयों की भी उपस्थिति ग्राम में है। अच्छा, कचरा घर आपके इलाके में बन गया है? जी सर, आरआरसी सेंटर कार्यरत है जिसमें जो एसएचजीज के तहत महिलाएं हैं उनसे कार्य लिया जाता है कचरा को वर्गीकृत करने में। और जो सामुदायिक शौचालय कार्यरत एसएचजी जिसको सिलेक्ट किया गया है वो लोग उसमें योगदान देते हैं। सभी चीज़ रास्ते पे है, तो आपका तो पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हो सकता है। सर, ऐसा कोई आवेदन तो नहीं लिया गया, लेकिन सर मैं उस दिशा में कार्य कर रहा हूँ सर। तो क्या क्या अभी बचा हुआ आदर्श पंचायत बनने की दिशा में? सर, मुझे लगता है कि जो ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कई सारे डिपार्टमेंट का सहयोग जरूरी होता है, उदाहरणतः राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाना इत्यादि चीज़ों में जहां एक से अधिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एक एक व्यवस्था की आवश्यकता वहाँ पे है कि ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे सचिव, लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर इत्यादि एक साथ एकीकृत रूप से बैठ के कार्य करें तो सर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपने अपने जॉब प्रेफरेंसेस नहीं बताए हैं, पहली बार ये था किसको दिए हैं? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर आप मान लीजिए बन गए तो आपकी नियुक्ति किन किन पदों पे हो सकती है? प्राथमिक रूप से सर डिप्टी कलेक्टर जो राजस्व विभाग का पद है वहाँ पे हो सकती है। मैं सर इसके अलावा ये जानता हूँ कि प्रमोशन के बाद एडीएम रैंक के व्यक्ति को सीडीओ भी नियुक्त किया जा सकता है। सर, ये दो चीज़ मैं याद कर पा रहा हूँ। अगर तहसील में आपकी नियुक्ति होगी तो आपका पद नाम क्या होगा? तहसील में नियुक्ति सर एसडीएम उसका प्रचलित नाम है और डिप्टी कलेक्टर पद का नाम है, राजस्व डिपार्टमेंट का वो तहसील स्तर का पद है। ठीक कह रहे हैं आप। एसडीओ पद नाम कब प्राप्त हो सकता है? कैसी नियुक्ति के बाद डिप्टी कलेक्टर को एसडीओ कहते हैं? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया विधानसभा में और उसके मुख्य प्रावधान क्या है? मतलब कुल व्यय कितना है, उसमें राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है? सर, जो बजट पेश किया गया है उसका आकार 9.12 लाख करोड़ रुपए है, जो कि लगभग पिछले बजट से 12.9% अधिक है। इसमें जिस चीज़ पे पिछले कुछ वर्षों में लगातार फोकस है वो पूंजीगत व्यय है
जो इस बार भी लगभग 19.5-20% के आसपास पूंजीगत व्यय भी है। और यदि फोकस की बात की जाए तो सर जो शिक्षा है उस पर लगभग 12% का व्यय किया गया है। इसके अलावा कुल व्यय का 12% कि पूंजीगत व्यय का 12%? नहीं सर, पूंजीगत व्यय का मैं सर कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। ठीक है सर इसके अलावा कई सारी जैसे ग्राम विकास, पंचायती राज इत्यादि में भी कुछ नवीन प्रावधान किए गए हैं। जैसे ग्राम स्तर पे डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो कि डिजिटल साक्षरता की दिशा में एक कदम है। मेरा अंतिम प्रश्न है, सरकार ने उस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कई उपलब्धियों का गुणगान किया है, मतलब गर्व के साथ उल्लेख किया है। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? इसमें सर जीएसडीपी का जो आकार लगातार बढ़ा है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि ये 2014-15 या 16-17 के बजट में लगभग 13 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 30.25 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा 3.25 30.25 लाख 30.25, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कैपेक्स मतलब पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। तीसरी चीज़ जो उल्लेख की गई है, वृद्धि दर पहले की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ी है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में भी कुछ विशेष उपलब्धि का उल्लेख है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है वो लगातार बढ़ा है सर, और हम लगभग मोबाइल के क्षेत्र में 60 से 65% लगभग मोबाइल निर्यात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट हैं उनके निर्यात में भी 50% से अधिक का योगदान उत्तर प्रदेश ठीक का है, ठीक है। समुद्री वर्षा वन, सॉरी सर। समुद्री वर्षा वन, जी सर। ओशन रेन फॉरेस्ट की बात करें, ये क्या है ये? सर ये टर्म प्रवाल भित्तियों के लिए यूज किया जाता है। उनकी पर्यावरण की दृष्टि से जो उपयोगिता है उसके लिए, और जैव विविधता में उसकी जो भूमिका है, इसलिए प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, प्रवाल चट्टानों का विकास अक्सर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ही हुआ है और महाद्वीप के पूर्वी तट पे हुआ है, ऐसा क्यों? प्रवाल के विकास की जो उपयुक्त दशाएं हैं उनकी उपस्थिति के कारण सर ऐसा हुआ है। प्रवाल न तो अत्यधिक जहाँ पे समुद्री जल स्तर फ्लक्चुएट करता है वहाँ पे हो सकते हैं, न अत्यधिक गर्म तापमान वो सहन कर सकते हैं, और वो प्रायः ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे तापमान 25 डिग्री के आसपास ही वेरी करता है, समुद्री जल स्तर स्थिर रहता है। और शायद एक शर्त और है जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों जगह प्रवाल चट्टानों का विकास हुआ है। जी सर। ऐसा क्यों? सर दोनों दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। जी सर। सर इसका एग्जैक्ट कारण तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि जो लक्षद्वीप की तरफ प्रवाल भित्तियाँ हैं हाँ, वो गोलाकार एटॉल प्रकार की हैं, जबकि दूसरे स्थान पे मतलब भारत की जितनी भी प्रवाल भित्तियाँ हैं वो अलग अलग तरह के प्रवाल भित्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जितनी भी डेजर्ट है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, वो ज़्यादातर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। जी सर। ठीक है, पर एक ऐसा डेजर्ट है जो महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, वो कौन सा है और उसका पीछे रीजन क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, और महाद्वीप के मैंने कहा जितने भी मरुस्थल हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, वो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, पर एक ऐसा मरुस्थल है जो महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाया जाता है। सर वैसा मरुस्थल मैं पेंटागोनिया का मरुस्थल याद कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्यों ऐसा? सर वो शीत मरुस्थल का उदाहरण है, जबकि जो पूर्व मरुस्थल की चर्चा की गई उनके बनने का कारण वहाँ पे शीत महासागरीय धाराओं का बहना है, जिसके वजह से वर्षण जो होता है वो वहाँ से डिसलोकेट हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे अब इसमें बातें की जा रही हैं कि समुद्री रेगिस्तान की बात की जा रही है, समुद्री डेजर्ट की बातें की जा रही है, ये क्या है ये? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। अच्छा, हिमालय रेंज में देखा होगा कि बादल फटने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं हाल ही में, ऐसा क्यों हो रहा है? सर बादल फटने की घटनाओं का जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जो ऊष्मन है उससे भी संबंध है। इसके अलावा इसके जो अत्यधिक विध्वंसकारी स्वरूप आ रहे हैं उसके पीछे कुछ मानवीय कारक भी जिम्मेदार हैं। तो मानवीय कारकों में ये दो भूमिका मैं देख रहा हूँ। दूसरा भौगोलिक कारक जो बादल फटने के हैं उसका वहाँ के हिमालयी क्षेत्र के कीपाकार और चारों तरफ से पहाड़ों के घिरे होने की वजह से ऐसी संरचना हो जाती है जहाँ पे अचानक से तीव्र आरोहण हो जाता है बादलों का, और वहाँ पे
तीव्र वर्षा और बादल फटने की घटनाएं अधिक होती हैं। क्या सिक्किम में भी ऐसी घटनाएं घट रही है? सिक्किम के बारे में सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं बादल फटने की? वहाँ पे सर हालांकि तीव्र आरोहण वहाँ भी होता है, इस वजह से सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र वहाँ पे हैं। अच्छा, बादल जो फट रहा है, ये कहा जाए बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच? सर मैं एग्जैक्ट नहीं अभी याद कर पा रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? सर 1947 में। किस विधायिका ने इसका अधिनियमन किया होगा? सर वो भारत के गणतंत्र बनने से पहले जो उत्तर प्रदेश की विधायिका रही होगी उसने किया होगा सर। तो उस समय भी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन मौजूद था क्या, जैसा आज संविधान की 7वीं अनुसूची में जैसा निरूपित? ठीक से याद कीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट के तहत जो शक्तियाँ नहीं, आज जैसे विधि निर्माण के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियां विभाजित हैं जी सर, संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के माध्यम से, तो उसी प्रकार से उस समय की केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका के बीच विधायी शक्तियों का कोई विभाजन था, जिसके अनुसरण में उत्तर प्रदेश की विधायिका ने ये अधिनियम बनाया? जी सर। जो 1935 का एक्ट था उसके तहत या उससे पहले 1919 में भी सदा से ही ये राज्य सूची का विषय रहा है, तो उस टाइम पे भी ये राज्य सूची का विषय रहा होगा। ग्राम पंचायत के प्रधान को हटाने के संबंध में क्या जिले के अधिकारी डीएम को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं? जी सर, एक विशिष्ट अनुच्छेद के तहत जब कदाचार या कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिसके आधार पे वो प्रधान को सस्पेंड भी कर सकता है और उसको परमानेंटली बर्खास्त करने की भी कुछ विधियां एक्ट में दी हुई हैं। जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की पावर किसको? पंचायत की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की पावर? जनरल बॉडी मीटिंग से आशय आम सभा। आम सभा सर, आम सभा बुलाने का पंचायत सचिव और प्रधान सम्मिलित रूप से उसका एक नोटिस के जरिए उसको ये दो पदाधिकारी अगर आपस में षड्यंत्र के रूप में षड्यंत्र के तहत राजी ना हो तो कैसे बुलाई जा सकती वो मीटिंग? क्योंकि कोई भी तो आमतौर से मीटिंग का सामना करने से बचता है ना। मैं सर श्योर नहीं हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदाज़ा लगाना चाहूँगा। शायद ये सर एडीओ पंचायत के नेतृत्व में फिर उस मीटिंग का वो किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। अच्छा, अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में क्या व्यवस्था है पंचायत में? पहले ग्राम पंचायत में बताइए, फिर उसके बाद ऊपर की जो पंचायत है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद ऐसे करके पूरे राज्य के संबंध में। सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायती राज व्यवस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है जनसंख्या के लिहाज से, और उसी अनुच्छेद में महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है सर 243D में। महिलाओं के आरक्षण के मामले में यह भी है कि 1/3 जो प्रधान पद हैं, चाहे वो पंचायत के स्तर पर हो या ब्लॉक के लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो या पूरे स्टेट के लेवल पर हो, तो जो प्रधान पद है उसका 1/3 आरक्षित होगा महिलाओं के लिए। जी सर। और ये रोटेशन इसमें आप कैसे बनाते हैं? रोटेशन की व्यवस्था कितने वर्षों के लिए? सर इसके बारे में मैंने अवेयर हूँ। पंचायती राज अधिनियम को और क्रियान्वित करने के लिए, आगे क्रियान्वित करने के लिए कोई नियम भी हैं, रूल्स, पंचायती राज रूल्स? सॉरी सर, मैंने भी याद कर पा रहा हूँ। आप किन विधियों और नियमों का प्रशासन करते हैं पंचायत ऑफिसर के रूप में? सर जो पंचायती राज एक्ट में दी हुई शक्तियाँ हैं, जो दायित्व हैं, उनका सर एक प्रोफार्मा ग्राम पंचायत सचिव के रूप में हमें प्राप्त है कि हम उक्त विषयों पर कार्य कर सकते हैं, और उसमें ये भी वर्णन है कि किस कार्य की कितने दिनों में वो कार्य हो सकता है और उसमें क्या हमारे क्षेत्राधिकार। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। अनुराग, थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। तो आपको मॉक की जरूरत है कि पिछली बार कितना इंटरव्यू में आया था नंबर? पहला इंटरव्यू है सर। ये पहला इंटरव्यू है? जी सर। तो आप सर्वश्रेष्ठ नंबर के हकदार दिख रहे हैं मुझे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, खाली दाढ़ी निकाल दीजिएगा। जी सर, वो निकल जाएगी। ठीक है, ड्रेस्ड अप अच्छे हैं, बैठने की भंगिमा अच्छी है, प्लेजेंट आउटलुक है, नॉलेज बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। पंचायत की गहराइयों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो इसलिए क्योंकि आप शुरुआती दौर में उत्तर देते गए, तो लगा कि ज़रा और तह में देखते हैं कहाँ तक आपने अपनी गहराई बढ़ाई है। जी सर। इसका ये मतलब नहीं कि उतनी गहराई में वो सवाल पूछेंगे, लेकिन आपके पास वक्त है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जी सर। भूगोल की भी अच्छी समझ है, आपने बीएड किया है, उस पर हम लोगों ने सवाल कम पूछे, वो पूछ सकते हैं। जी सर।
ठीक है, तो वो सब रिवीजन कर रखा है? जी सर, बीएड का मुझे मतलब मैंने अपने जो पुराने टीचर उनसे बात भी की तो काफ़ी कुछ रिवाइज किया है इधर कुछ। हाँ ठीक है। तो चूंकि नई शिक्षा नीति आई है और वो नई शिक्षा नीति कई प्रावधान अब लागू होते चले जा रहे हैं जी सर। और आप ग्रास रूट लेवल पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपने बीएड किया है तो आप एक अन्य पदाधिकारी के मुकाबले स्कूली व्यवस्था पे ज़्यादा अच्छी नज़र रख रहे होंगे। जी सर। तो उधर से सवाल बन सकते हैं कि आप अगर शिक्षा अधिकारी बनाए जाएंगे तो स्कूली शिक्षा में क्या रिफॉर्म करेंगे या नई शिक्षा नीति के किस प्रावधानों को पहले लागू करना चाहेंगे? जी सर। लेकिन हम लोगों ने जितने सवाल पूछे सब में आपकी तैयारी अच्छी दिखी, तो मैं मान रहा हूँ कि उसकी तैयारी भी आपकी अच्छी होगी। जी सर। कोई ख़ास सिफारिश नहीं है, यथावत बने रहें, इसी से नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जी सर। आपके मन में कोई प्रश्न हो या दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। मुझे वही विषय के मतलब मैं बहुत टच में नहीं रह पाया हूँ भूगोल विषय की, तो फिर भी आपके जवाब अच्छे जवाब थे। ठीक दिया आपने। ठीक है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।